संदर्भ में बात करें, रणेंद्र का उपन्यास आया ग्लोबल गांव के देवता। पूरा उपन्यास ही है असुर समुदाय के जीवन और संघर्ष पर। अब ये हमारे समाज में जो छवियां बनी हुई है, कथित मुख्य धारा के समाज के अंदर जो सांस्कृतिक छवियां बनी हुई है, उन छवियों के जो असुर हैं और इन कविताओं और रचनाओं के जो असुर हैं, इनमें कोई तालमेल हमें नहीं मिलता। इनमें एक तरह का द्वैत, टकराव दिखाई देगा। जैसे ये अपने को पूर्वज मानते हैं, हम इधर असुर का क्या अर्थ मानते हैं? असुर मतलब जो राक्षस है या असुर से इतर है, इस तरह की बात है। लेकिन वह समुदाय असुर होने का क्या अर्थ रखता है? असुर एक भाषा है, मुंडा भाषा परंपरा की एक शाखा इकाई है। असुर मतलब आविष्कारक है, और वे अपने आविष्कारक होने की उन छवियों को सामने ले आते हैं जिसके बारे में हम लगभग अनभिज्ञ हैं। और एक बात मैं ये ध्यान देना चाहूंगा कि क्या इस तरह की रचनाएं ये केवल हमारे भारतीय परिदृश्य में या केवल जो हिंदी साहित्य है उसी के अंदर है या उसके बाहर भी है? मैं थोड़ा सा इसको और विस्तार देना चाहूंगा। ये चीजें हमें देखने को मिलती है जब हम उन देशों की यात्राएं करते हैं जिन देशों में उपनिवेशवाद कायम किया गया, खास तौर से औद्योगिक क्रांति के बाद या उसके ठीक पहले। यूं कहिए, कोलंबस ने अमेरिकी धरती पर जब कदम रखा, ऑस्ट्रेलिया पर जब एक ब्रिटिश कैप्टन ने कदम रखा, और उससे जो एक धारा बनी सभ्यता की, और सभ्यता की ऐसी धारा बनी जिसने तीसरी दुनिया के देशों को अपने अधीन कर लिया। और हम ये देखें, वो धारा ही बनी थी किस चीज को लेकर? सभ्य बनाए जाने को लेकर। सभ्यता की अवधारणा बनी थी जिसे 19वीं शताब्दी में स्टैब्लिश करने की कोशिश की रूडियर्ड किपलिंग ने। रूडियर्ड किपलिंग ने जो व्हाइट मैन बर्डन की जो बात कही कि जो गोरे लोगों की जिम्मेदारी है कि पूरी दुनिया को सभ्य बनाए, एक बड़े औपनिवेशिक फलक पर ये चीजें चली आ रही है। तो जिन जिन समाजों में इस तरह की जो अवधारणाएं थी, जो यूरोपीय मानसिकता थी, एक औपनिवेशिक मानसिकता थी, उसके विरुद्ध संघर्ष हुआ, उन समाजों की रचनाओं में यही चीजें मिलती हैं, यानी जो भी उपनिवेशीकरण की चीजें, कि जो औपनिवेशिक चीजें स्थापित की गई है, उस चीजों को खंडित करने का प्रयास। जैसे अमेरिकी आदिवासी लिटरेचर की जगह अगर हम बात करें, या दक्षिण अमेरिकी आदिवासी लिटरेचर की बात करें, जो नेटिव्स अमेरिकन कहे जाते हैं, वो क्या कहते हैं? जैसे एक बहुत कंटेम्प्रेरी राइटर है, बहुत बड़े एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है, अपाची कम्युनिटी के हैं, रेड हेयर क्रो। रेड हेयर क्रो कहते हैं कि द माउंटेन्स आर माय किंगडम। अब हम ये ध्यान दें, वो कहते हैं कि जो ये जो पहाड़ है यही हमारी दुनिया है। या फिर एक बहुत बड़ी लेखिका हुई है, वो पहली नेटिव्स अमेरिकन है जिनको इतना बड़ा सम्मान मिला अमेरिकी समाज में, जोए हार्जो। बहुत बड़ी लेखिका है जोए हार्जो की। हम रचनाएं देखें, जैसे एक छोटी सी कविता है, वो कविता है रिमेंबर, हम याद रखें। और जो कविताएं कहती है तो ऐसे लगता है कि ये कविताएं स्मृतियों के जरिए उस अतीत और इतिहास की तरफ जा रही है जिसे परिदृश्य में आने से रोक दिया गया, या फिर साजिशन उन चीजों को बाहर खदेड़ दिया गया। और उनकी एक जीवन शैली है, और सभ्यता का जो कथित नैरेटिव बना हुआ है, उसके प्रतिपक्ष प्रत्युत्तर में उनकी एक दुनिया है। जैसे आदिवासी समुदाय क्या कहते हैं इस धरती को लेकर? वो कहते हैं कि ये जो सृष्टि है, ये जो समाज है, ये मनुष्य केंद्रित नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जैसे मॉडर्निटी की बात करते हैं हम, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात करते हैं, फ्रांसीसी क्रांति की बात करते हैं, हम मनुष्य केंद्रित आधुनिकता की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि आदिवासी समाजों में ये इस चीज को इस तरह नहीं लिया जाता है। वो तो ये कहते हैं कि इस धरती को हमें पुरखों, ये धरती पुरखों से विरासत में नहीं मिली है, यह धरती हमने अपने बच्चों से उधार ली है। अब ये बहुत अजीब लग सकता है कि हमने बच्चों से धरती उधार ली है। यानी ये जो जीवन शैलियां हैं, और इस जीवन शैलियों की अपनी जो सांस्कृतिक धाराएं हैं, जो भाषिक धाराएं हैं, उसकी जो छवियां हैं, उसके जो इमेजेस हैं, ये सारी चीजें आदिवासी कविताओं में, साहित्य में, रचनाओं में चीजें उभर कर आ रही हैं। और ऐसी चीजें
उन औपनिवेशिक मानसिकताओं को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके होने से वह समाज अपने ही बृहद समाज के हाशिए में रह रहा है। फिर से लोकगीत हमको रेखांकित करना चाहता हूँ। ये बात कहते हैं कि केवल विदेशियों या उपनिवेशवादियों के होने से औपनिवेशिक मानसिकता नहीं रहती। देश स्वतंत्र हो जाता है, आजाद हो जाता है, बावजूद इसके जो औपनिवेशिक छवियां होती हैं सांस्कृतिक रूप से हमारे इमेज में, हमारे स्मृतियों में शामिल रहती हैं और अनायास व्यवहार करती हैं, जिससे क्या होता है, एक समाज वो हाशिए में चला जाता है। तो ये जो आदिवासी कविताएं हैं या साहित्यिक रचनाएं हैं, वो इस चीज को लेकर बहुत सजग है। जैसे पूनम वासम की कविता का शीर्षक है मछलियां गाएंगी पंडुम गीत। अब ये ध्यान रखिएगा, जो पंडुम है ये पक्षी नहीं है। पंडुम बस्तर के जो आदिवासी समुदाय है उनका एक रिचुअल है, एक त्योहार है। और त्योहार क्या होता है, जब पंडुम का त्योहार होता है उसमें जितने भी गांव के लोग होते हैं, आदिवासी समुदाय होते हैं, वे एक दिन एकजुट होते हैं और सब कोई अपने अपने बीज ले आते हैं वहां। और खेती के ठीक पहले त्योहार आता है और वे बीजों का वितरण करते हैं। फिर उसके बाद उनकी जो भी खेती की प्रक्रियाएं होती हैं, सांस्कृतिक प्रक्रिया होती है, उसे करते हैं। यह कविता संकलन, इसका शीर्षक इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम जानते हैं कि बस्तर किन जटिल परिस्थितियों से गुजर रहा है। बहुत संवेदनशील जोन बना हुआ है, जहां एक तरफ माओइस्ट है और दूसरी चीजें हैं, टकराव की स्थितियां होती हैं। एक दफे उसी दौरान एक बहुत बड़ी घटना हुई जिसमें कई निर्दोष आदिवासी मारे गए। शीर्षक वहां से बनकर आ रहा है। एक तरफ हमारी सांस्कृतिक स्थितियां और जो वैश्विक परिस्थितियां बन रही है, उसके बीच का टकराव, और उसे जो समाज है हाशिए का, वो किस तरह से प्रभावित हो रहा है, वो चीजें वहां से आती। इसीलिए जब वंदना चेटी आती है अपनी कविता में, जैसे किन्नर, अब हम नहीं जानते किन्नर क्या है। भाषा के मामले में हम तो इतने समृद्ध है, हमारा भारतीय समाज इतना समृद्ध है भाषा के मामले में, लेकिन हम उतने ही क्या है, गरीब ही है भाषा के मामले, क्योंकि हम दूसरी भाषाओं को नहीं जानते। हम भारतीय भाषाओं की बात तो कर लेते हैं, लेकिन हम द्रविड़ भाषाओं में भी कुछ मुख्य द्रविड़ भाषाओं की बात कर लेते हैं, लेकिन जो नाग भाषा परिवार है, औष्टिक भाषा परिवार है, मुंडा भाषा परिवार की चीजों के बारे में हम बिल्कुल नहीं जानते। किन्नर खड़िया भाषा का एक शब्द है और किन्नर का मतलब होता है जंगल। अब आदिवासी कविताओं में, रचनाओं में जंगल होने की बात क्यों आ रही है बार बार, और खास तौर से जिस विकास की प्रक्रिया में हम चल रहे हैं, जिस तरह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह से प्रकृति का नाश होते जा रहा है, उसके समानांतर जब जंगल की बात की जा रही है, तो इसके क्या सांस्कृतिक मायने हो सकते हैं, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसलिए अगर हम देखें तो वहां भी उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया किससे हो रही है, भाषा के जरिए, और जो इमेज है, जो बिंब है, वो बिल्कुल अलग तरीके से आ रहे हैं, उसके मिथक अलग ढंग के आ रहे हैं। जैसे एक पक्षी है ढेचुआ, इस पक्षी का बहुत उल्लेख आता है। अब ये जो पक्षी है ढेचुआ, ये कौन सा पक्षी है, इसको लेकर एक बहुत अच्छी कविता है। मैं इस कविता का पाठ करना चाहूंगा, छोटी कविता है, और इसके बाद मैं ये कहना चाहूंगा कि कैसे आदिवासी समाज उन बड़ी सांस्कृतिक परंपराओं के नीचे दबे होने के विरुद्ध प्रतिक्रिया कर रहा है। जैसे ऐ ढेचुआ आदिवासी कहाँ जाएंगे, शीर्षक है, ढेचुआ पक्षी है, और इसका मैं एक मिथकीय संदर्भ बता दूं। वह जो ढेचुआ पक्षी है, उसे माना जाता है कि वो सृष्टि का, जंगल का प्रहरी है। कभी अगर हमारे पास आदिवासी जीवन का अनुभव है तो हम ये देखें कि कैसे वहाँ जो जीव जंतु है, चाहे बाघ हो, कछुआ हो, चिड़िया हो, वो सारी चीजें उनके टोटम या गोत्र परंपरा से आती हैं और उन चीजों को सम्मान के साथ इस्तेमाल करते हैं। ढेचुआ भी उसी तरह का एक पात्र है, मिथकीय पात्र है। और ये कविता में किस तरह से आता है, जब ये कविता में आता है तो पूरे वैचारिक और सांस्कृतिक संरचना के साथ आता है। वंदना चेटी कहती है कि दधीची ने जब कहा ले जाओ मेरी हड्डियां और असुरों का समूल नाश कर दो। दधीची ने जब कहा
ले जाओ मेरी हड्डियां और असुरों का समूल नाश कर दो। तब बुद्ध ने कहा मध्यम मार्ग, पाश चीखा, बीच का रास्ता नहीं होता। एक महात्मा ने कहा वैष्णव जनते तेने कहिए जे पीर पराई जाने ना। बाबा साहब बोले बुद्धम शरणम गच्छामि। राष्ट्रपति ने देशवासियों को बधाई दी। असुरी शक्तियों पर विजय का पर्व है नवरात्रि। और इन दिनों जब गूगल मोगली पर फिदा है, न्यायपालिका कह रही है आदिवासियों को जंगल छोड़ना होगा, वह भी बारिश के पहले। ऐ ढेचुआ, बारिश में आदिवासी कहाँ जाएंगे, इस पर लोकतंत्र चुप है। अब देखिए पक्षी से संवाद है, और दरअसल यह जो संवाद जो कविताओं की शैली में आ रही है, यह संवाद की शैली पूरी वाचिकता में है, वाचिक परंपरा में। वंदना टेटी किताबें लिखती है वाचिकता, उसमें चीज को बताने की कोशिश करती है कि जो मौखिक, क्योंकि एक ऐसा समाज जिसकी ऐतिहासिक स्थितियों को विस्मृत किया गया, जिसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थितियां परिदृश्य में मौजूद नहीं है, तो क्या करते हैं वो अपनी मौखिक परंपराओं में, ओरल ट्रेडिशन में जाकर उन चीजों को स्मृतियों के जरिए ले आते हैं। जैसे अमेरिकी जो ब्लैक लिटरेचर आया जिसमें आत्मकथाएं आई, वो आत्मकथाएं मूलतः स्मृतियों पर आधारित होकर ही आई। तो जो नेटिव्स अमेरिकन का जो लिटरेचर आया वो भी उसी तरह से अपनी स्मृतियों के जरिए आया। जैसे जॉय हॉर्चे की जो बात मैं रिमेंबर की बात कर रहा था, वो यहाँ भी आपको स्मृतियों के जरिए भी चीजें देखने को मिलती है। तो अंततः मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया है वह एक वैकल्पिक भाषा, मिथकीय परंपरा, प्रतीक और जो इमेजेस है और उसके जरिए चीजें आ रही है। अंततः कर क्या रही है, ये अंततः स्वायत्तता और मौलिकता की प्रस्तावना पेश कर रही है। अब स्वायत्तता किस चीज के लिए? स्वायत्तता का मतलब यह है, ठीक है, एक बड़ी सांस्कृतिक धारा है, परंपरा है, एक बड़ी सामाजिक धारा है, ठीक है, आप चाहते हैं कि हम उसकी छत्र छाया में चीजें चली जाए, लेकिन ये कहते हैं नहीं, उसकी छत्र छाया में ना रहते हुए भी स्वतंत्र तरीके से चीजें, स्वायत्त तरीके से चीजें वो आ सकती हैं। और ये ऐसा नहीं है कि स्वायत्तता की बातें ये साहित्यिक अभिव्यक्ति में जीवन शैली के जरिए ही आ रही है, ये बातें संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत है। खासतौर से हम संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची को देखें तो 5वीं और 6ठी अनुसूची में इस स्वायत्तता और मौलिकता के संरक्षण की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इससे अलग उन्होंने एक स्वतंत्र विचार दिया था जिसे पंचशील का सिद्धांत कहा गया। उन्होंने 5 तरीके बताए थे जिसके जरिए हम उस स्वायत्तता का संरक्षण कर सकते हैं, लेकिन ये चीजें दुर्भाग्य से नहीं घटित हो पाई। और खासतौर से 91 के बाद जो नव उदारवाद और वैश्वीकरण की परियोजनाएं आती है, जिससे हमारा जो राज्य है, स्टेट यानी देश का जो चरित्र बदल जाता है, उस चरित्र के बदलने से ये जो जितनी भी संवैधानिक स्थितियां हैं वह भी उपेक्षित हो जाती है, उसका उल्लंघन हो जाता है। अंततः जो आदिवासी समाज है उसकी जो सांस्कृतिक स्थितियां हैं वो फिर से खतरे में खड़ी हो जाती हैं। तो साहित्यिक या जो विमर्श की जो बात हम कर रहे हैं वह चीजों को सामने लाने की कोशिश कर रही है। एक बात और यह एक सवाल आता है कि क्या अगर हम समकालीन विमर्श में आदिवासी साहित्य को रेखांकित करना चाह रहे हैं तो क्या ये अभी 80 के दशक की उपज है या उसके पहले की चीजें नहीं है? ऐसा नहीं है। जिस दौरान आधुनिक भारतीय भाषाओं में साहित्यिक लेखन हो रहा था, जिस दौरान बांग्ला का लेखन हुआ, जिस दौरान मराठी असमिया का लेखन हुआ, जिस दौरान हमारी खड़ी बोली हिंदी साहित्यिक रूप ग्रहण कर रही है, उसी दौरान आदिवासी भाषाओं के लेखन भी शुरू हुए। संताली का लेखन हम देखें तो 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में पत्रिकाओं का प्रकाशन होना शुरू हो गया था। बांग्ला लिपि में, रोमन लिपि में, देवनागरी में रचनाएं शुरू हो गई थी। और 19वीं शताब्दी के बिल्कुल शुरुआती दौर में जब हम द्विवेदी युगीन दौर से हिंदी साहित्य गुजर रहे हैं, उस दौर में आदिवासी साहित्यिक लेखन सामने आ रहे हैं। और अभी तो बहुत सारे शोध आ गए, वंदना टेटे के प्रयास से उन्होंने खासतौर से जो सुशीला शामल है उन्होंने खोज निकाला कि कैसे एक आदिवासी कवयित्री भी छायावादी लेखन कर रही है, और उनका एक बड़ा छायावादी लेखन है। नई कहानी आंदोलन के दौर में जब हम राजेंद्र यादव, कमलेश्वर और कुंवर राकेश की बात कर रहे थे, उस दौर में एलिस एका जैसी लेखिकाएं हैं और जिन्होंने एल्मा और मुर्गी की कहानियां लिखी है सारे प्रकाशन में। यानी लेखन वो चीजें पहले से चली आ रही हैं, लेकिन वो चीजें परिदृश्य के बाहर रही। विमर्श ने, डिस्कोर्स ने उन चीजों को केंद्र में रखना शुरू किया।
और केंद्र में रखकर जो बात शुरू में मैंने कही, एक लोकतांत्रिक स्पेस को बढ़ाया और उनकी जो अपनी जो मौलिक और स्वायत्त सांस्कृतिक स्थितियां हैं उन चीजों को उन्होंने प्रस्तुत करने की कोशिश की। मैं यहाँ अपनी बात आदिवासी साहित्यिक लेखन, दलित हिस्ट्री के माध्यम से कहना चाह रहा था, क्योंकि समय की अपनी सीमा भी है, तो मैं हिस्ट्री साहित्य के संदर्भ को छोड़ रहा हूँ, दलित साहित्य के संदर्भ को छोड़ रहा हूँ, लेकिन जो मेरी जो अवधारणाएं मोटे तौर पर समझ बनती है वह इसी तरह से। अगर हम स्त्रियों के यहाँ भी जाए, जैसे कि कात्यायनी के लेखन में हम जाए, जब वो कहती है कि 7 भाइयों के बीच चंपा की बात करती है, या फिर हम ओम प्रकाश वाल्मीकि के पास जाए जब शंभू का कटा सिर लिखते हैं, या फिर तब तुम क्या करोगे जैसी कविताएं लिखते हैं, तो ये कविताएं दरअसल किस तरह से आ रही है? ये कविताएं इसलिए आ रही है कि हम इस चीज को दरअसल नजरअंदाज कर रहे हैं कि जिसे हम अन्याय, वर्चस्व और दमन कहते हैं, उसके मूल कारणों में से संस्कृति जो है वह एक अनिवार्य भूमिका निभा रही है। क्यों? क्योंकि संस्कृति इमेजेस बनाती है, हमारी एक धारणा बनाती है। जब तक हम उस धारणा से मुक्त नहीं होंगे तब तक हम उस लोकतांत्रिक स्पेस का निर्माण नहीं कर सकते। तो अंततः मैं यही बात कहना चाहता हूँ सारांश के रूप में कि जो विमर्श जो आए हैं उन्होंने अपने लोकतांत्रिक स्पेस को बढ़ाया है और इन्होंने कई प्रस्थान बिंदुएं खड़ी की। जैसे एक बहुत बड़ा सवाल आता है, जैसे हंस वाले कार्यक्रम में एक बहस हुई कि जो लोग एक आरोप लगाते हैं कि जो विमर्श का लेखन है ये दरअसल राज्य प्रायोजित स्टेट स्पॉन्सर्ड है, और ये जो नवोदारवादी परियोजना है उसकी उपज की तरह भी लोग देखते हैं। खासतौर से मैं आदिवासी साहित्यिक लेखन के संदर्भ में बात कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल उससे इतर है, क्योंकि पूरी जो रचनात्मक बनावट है वह अंततः राज्य प्रायोजित या राज्य निर्देशित जो भी परियोजनाएं हैं जिससे आदिवासी समाज लगातार पीड़ित हो रहा है उसके विरुद्ध वो प्रतिक्रिया कर रहे हैं, और तब जाकर उनका एक साहित्यिक निर्माण हो रहा है। तो इस चीज को मुझे लगता है ध्यान दिया जाना चाहिए। और यहाँ सिर्फ ऐसा नहीं है कि अस्मिताओं का एक दायरा है। एक बात ये भी कही जाती है कि जो अस्मितावादी लेखन है वह बहुत सीमित दायरे के साथ चलती है। मैं इसको ऐसा नहीं मानता। मैं तो ये मानता हूँ, जो बात मैंने कही, कथित तौर पर जो बड़ी सांस्कृतिक धार्मिक परंपराएं रही है जिसमें पितृसत्ता भी है और मनुवादी स्थितियां भी हैं, उन चीजों के विरुद्ध अलग अलग क्षेत्रों से हो रही प्रतिक्रियाएं हैं। हमें ये देखना चाहिए कि ठीक है, अलग अलग क्षेत्रों से चीजें खड़ी हो रही हैं, लेकिन वो दिशा कहाँ जा रही है और किस तरफ जा रही है, इस बिंदु पर हमें विचार करना चाहिए। मैं अंत में ये बात कहना चाहता हूँ, जसिंता केरकेट्टा की एक कविता है। यह कविता कैसे भी उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया को सामने लाती है। जैसे जो बात मैंने कही, कोलंबस या उनकी दूसरी यूरोपीय परियोजना थी जिसने उपनिवेशवाद को स्थापित किया। रूडियार्ड किपलिंग ने जो बात कही कि सभ्य होने की बात कही, आज भी हम क्या कहते हैं कि आदिवासी को विकसित करना है, मेनस्ट्रीम में ले आना है, जो एक तरह की एक आयातित परियोजना ही है। जसिंता केरकेट्टा की 2 लाइन की कविता वो कहती है, वे हमारे सभ्य होने के इंतजार में है, वे हमारे सभ्य होने के इंतजार में है और हम उनके मनुष्य होने के इंतजार में हैं। इस तरह से हम सांस्कृतिक परंपराओं के अंदर जो मनुष्यता की बात है, इन चीजों को हमें देखना चाहिए, रेखांकित करना चाहिए, और मुझे लगता है यह विषय इस चीज के लिए बहुत उपयुक्त साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने यहाँ अवसर दिया, बहुत आभार आपका। आदिवासी समुदाय का कहना है कि यह धरती हमें बच्चों से मिली है। अभी तक हम लोग यह जानते आए हैं कि यह धरती हमें पूर्वजों से मिली है। इसे कृपया स्पष्ट करते हैं। देखिए, ये जो ऐसी कई चीजें हैं, मैं एक उदाहरण से स्पष्ट करना चाहता हूँ। आपने जो बात कही उसी बात के लिए, जब अमेरिका में यूरोपीय प्रभाव लगभग कायम हो गया, उनके यहाँ औद्योगिक शक्ति थी, मशीन की शक्ति थी, पूंजी की शक्ति थी, हथियार थे, और वहाँ के जो आदिवासी समुदाय थे वो अपने गणतांत्रिक व्यवस्था में रहते थे। तो अंग्रेजों ने उनसे ये बात कही
कि हमें अपनी परियोजनाएं बनानी है, औद्योगिक विस्तार करना है, आप अपनी जमीन हमें बेच दीजिए। ये एक रिकॉर्डेड बात है। सिएटल एक आदिवासी समुदाय है, उसके जो प्रतिनिधि थे उनसे कहा गया और उन्होंने इस पर बहुत लंबी बहस की। उन्होंने ये बात कही कि कैसे संभव हो सकता है कि जमीन को खरीदा और बेचा जाए। उन्होंने ये कहा कि जमीन का जो स्टेक होल्डर है ये केवल क्या मनुष्य है? यह जमीन जिसमें नदी भी बहती है, यह जमीन जिस पर एक पेड़ भी है और उस पेड़ पर एक गिलहरी भी है, इस जमीन को बेचने से पहले क्या उस नदी और उस पेड़ और गिलहरी से नहीं पूछा जाना चाहिए? और ये जितनी भी चीजें हैं, ये चीजें हमारे जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके जीवन और भविष्य के लिए अनिवार्य है। यानी पूर्वजों ने जो चीजें हमारे लिए की, वो पूर्वजों के लिए हम बच्चे थे और पूर्वजों ने चूंकि वो चीजें हमसे उधार में ली, ये उनकी फिलोसॉफिकल बात है। तो उधार में ली इसका मतलब ये है, हम क्या करते हैं, उधार में लिए हैं तो इसको हम सूद समेत वापस करेंगे। यानी अगर पेड़ है एक, तो हम अपने बच्चों को पेड़ काटकर बंजर जमीन नहीं देंगे। अगर वो नदी मिली है तो उस नदी को बर्बाद करके बच्चों के लिए नहीं छोड़ेंगे। और उन्होंने अंततः निष्कर्ष निकाला, जो बात मैंने कही फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में, उन्होंने बहुत साफ बात कही कि सृष्टि में, इस प्रकृति में मनुष्य एक तंतु मात्र है, मनुष्य की केंद्रीयता नहीं है। और उन्होंने साफ तौर पर जमीन बेचने से इनकार कर दिया। उसके बाद की प्रक्रियाएं देखिए, जो हमले किए गए, नरसंहार किए गए, आप देखिए जब कोलंबस आए थे जिस समय, और 19वीं शताब्दी के अंदर उन्होंने आदिवासी समुदाय का अंतहीन जनसंहार किया। 2.5 लाख से ज्यादा की आबादी उनकी बची नहीं रही थी। तो इसी संदर्भ में वो ये बात कहते हैं, क्योंकि हम बच्चों से उधार लेते, इसका मतलब ये है कि इस प्रकृति से जो हमारी संबद्धता है वो मनुष्य के केंद्रीय होने के रूप में नहीं है, बल्कि बच्चों का भविष्य हम तभी सुरक्षित रख सकते हैं जब हम उन्हें वो चीजें सूद सहित, हम कह सकते हैं, या ज्यादा मात्रा में हम उपलब्ध कराएं। और यही वो एक फिलोसॉफिकल चीज है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आदिवासी समुदाय के साथ टकराव बना हुआ है। चाहे वो अमेज़न के जंगल के आदिवासी समुदायों की है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ा आंदोलन चला था, यस और नो का आंदोलन न्यूजीलैंड में चला था। तो मैंने सिर्फ इन आदिवासी कविताओं को जो हम हिंदी में पढ़ते हैं उसके हम वैश्विक संदर्भों और सांस्कृतिक संदर्भों को समझे, इस संदर्भ में उसको उद्धृत किया। और मैं ये दिखाना चाहता था कि आपको, हमें हैरानी होगी कि वंदना चेट्टी की कविताओं में जिस पुरखों की बात आती है, वो जो अलग अलग आदिवासी, कनाडा के आदिवासी समुदाय हैं, दक्षिण अमेरिका के हैं, ये जो माया सभ्यता के, वो ये बात कहते हैं। जैसे हम जो रैप गीत जो लोग गाते हैं आजकल, जो भोजपुरी हिंदी में रैप गीत जो गाते हैं, बहुत ही अश्लील तरीके से गाए जाते हैं। दक्षिण अमेरिकी जो माया आदिवासी समुदाय के जो युवा है, वो जो रैप गीत गाते हैं, अद्भुत गीत है। वो कहते हैं कि आप सूरज को बेच नहीं सकते, जमीन को बेच नहीं सकते, नदियों को नहीं बेच सकते, चीजें बेचने और खरीदने की नहीं होती। और मैक्सिको के दक्षिणी हिस्से में हम चले जाएं, शपास में, जहाँ पूरा मूवमेंट ही है जापाटिस्टा मूवमेंट, वह इन चीजों को बतौर एक फिलोसफिकल, यानी कि दार्शनिक तरीके से चीजें प्रस्तुत कर रहा है। मुझे लगता है कि इन चीजों की तरफ भी हमें ध्यान दिया जाना चाहिए। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। डॉक्टर अनुज लगुन महोदय को कोटि से धन्यवाद। बी उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया और मार्जिन पर मौजूद हाशिए का लेखन, इनके माध्यम से इन्होंने जो व्यक्त किया कि हमें प्रकृति के काफी करीब रहने की आवश्यकता है, नियर टू नेचर।